नमस्ते सभी को हैप्पी होली। आज हम साइंस की बुलेट सीरीज के रिवीजन के अंदर चैप्टर 5 यानी केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके रिवीजन को लेकर आपको सारी डाउट्स वगैरह इसमें क्लियर करने हैं और ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है तो आप जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या है। ये आपके सामने जो एक पीरियोडिक टेबल दे रखी है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये क्रम वाइज चार्ट साइंटिस्ट लोगों की इसमें बहुत ही बड़ा रोल है इनका, जिसमें आपने अपने नाम सुना हुआ है। डाबेराइनर है, न्यूलैंड्स है, मेंडेलीव और हेनरी मोजले। तो चारों ने चार थ्योरी दी है और चारों थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दो थ्योरी जो हैं वो आपके थोड़ी शॉर्ट में है और दो थोड़ी डिटेल में है, तो आपको दोनों टाइप से इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपन इसका वेटेज देख लेते हैं, कितने नंबर का चैप्टर है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 3 हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले और 4 नंबर इसका वेटेज है, यानी आपके टोटल 3 क्वेश्चन कौन से आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, वो आ रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग में से, मतलब थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। जैसे मॉडल पीरियोडिक टेबल और जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इन दोनों में क्या कंपेयर है, क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में। और एक एक नंबर में आपको वैसे ही पता होगा कि डायबेराइनर की थ्योरी है, न्यूलैंड्स की थ्योरी है, या फिर 2n² वाला फॉर्मूला है। बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। एक न्यू पैटर्न और चल रहा है, वो भी मैं इस चैप्टर में आपको बता दूंगा, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले चलते हैं अपन न्यूलैंड्स, ये हीरो जिससे डाबेराइनर साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने सबसे पहले एक केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर एक थ्योरी दी है। इनसे भी पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ट्राई किया है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर जो वर्गीकरण शुरू किया वो इन्होंने किया है। इससे पहले आप एक चीज़ को जानें कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी इसका वर्गीकरण करने की, आवर्त सारणी का। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रकृति में लगभग 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से शुरुआत में बहुत कम तत्व थे। न्यूलैंड्स के टाइम पे 56 थे, मेंडेलिव के टाइम पे 63 थे। तो उन्होंने इस चीज़ को जाना कि कैसे हम इन तत्वों के गुणों को आसानी से समझ सकें, आसानी से जान सकें, तो इसके लिए उन्होंने इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है कि आपको पता है कि स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं तो उन सबको एक साथ बिठाकर एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें अलग अलग एज के, अलग अलग IQ लेवल के बच्चे होते हैं, क्योंकि सबके कैरेक्टर, सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। उसी टाइप से सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम नहीं है, कुछ एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम है, कुछ डिफरेंट है। तो सेम सेम को एक साथ रखने को ही हम वर्गीकरण कहते हैं, और यही कोशिश इन चारों साइंटिस्ट लोगों ने की है। और सबसे पहले वर्गीकरण के आधार जो लिया है वो परमाणु भार को लिया। किसने लिया? डाबेराइनर ने। फिर इनके बाद जो 2 साइंटिस्ट आए उन्होंने भी आधार वही रखा। उसके बाद सबसे लास्ट वाले साइंटिस्ट ने परमाणु भार के आधार को चेंज करके परमाणु क्रमांक किया था। तो आप थोड़ा सा इसको समझते चलिए। परमाणु भार और क्रमांक क्या होते हैं? कोई तत्व किस नंबर पे आ रहा है वो उसका परमाणु क्रमांक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु भार होता है कि किसी तत्व के बीच में जो नाभिक होता है, उस नाभिक में P और N प्रोटोन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है, उसे हम परमाणु भार कहते हैं। यहाँ देखते हैं अपन, इन्होंने सबसे पहले तत्वों को, उस समय तत्व बहुत कम थे और जितने थे उनमें से भी ये जो साइंटिस्ट है डाबेराइनर, इन्होंने 3-3 के 3 सेट बनाए। 3-3 के सेट यानी 3 तत्वों का समूह बनाया। उन तत्वों की विशेषता ये थी, पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत है, यानी जैसे कैल्शियम और बेरियम का औसत, या फिर लिथियम और पोटेशियम का औसत यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, डिवाइड करना है 2 से। तो वो जो आंसर आपका आएगा वो बीच वाले जो तत्व होगा, सेंटर में जो होगा, उसके परमाणु भार के बराबर होगा। अच्छा लगा, थ्योरी भी अच्छी लगी भाई, कुछ लॉजिक तो दिख रहा है। लेकिन आप पहले ये जानो कैसे किया इन्होंने पहले हल्का, फिर भारी, फिर भारी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में तत्वों को जमाया, 3-3 के समूह बनाए, और ये लॉजिक बताया कि पहले व तीसरे तत्व का परमाणु भारों का औसत, जैसे यहाँ तीनों में कर रखा है, देख सकते हो। पहले का 40, तीसरे का 137/2, पहले का 7, तीसरे का 39/2, ऐसे करके तीनों का औसत निकाला। और ये जो भी औसत आ रहा है 88.5 आ रहा है या 23 आ रहा है, ये औसत बीच वाले के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, लिथियम और पोटेशियम का जो औसत है वो सोडियम के बराबर आ रहा है। तो इनको बोला इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनको उन्होंने ट्रिक नाम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि डार्विन का त्रिक सिद्धांत क्या है या त्रिक किसे कहते हैं, तो 3 समूहों के तत्वों को त्रिक कहते हैं। और ये 3 समूह क्या विशेषता मैंने आपको बता दी, पहले तीसरे का परमाणु भारों का औसत बीच वाले के बराबर रहेगा। अच्छा, लेकिन ये इसकी लिमिट्स आ गई, यानी कमी आ गई, और एक ही कमी सबसे बड़ी हो गई। वो कमी क्या थी कि ये 3 से अधिक त्रिक नहीं बना पाए, तो थ्योरी यहीं पर क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि 3 से अधिक बना ही नहीं पाए। आगे जो भी तत्व आ रहे हैं वो इस ट्रिक में सेट हो ही नहीं रहे, तो इसलिए ये थ्योरी ज़्यादा नहीं चली। इनके बाद सेकंड थ्योरी आती है न्यूलैंड्स की। न्यूलैंड्स जो है आपके सामने है। न्यूलैंड्स ने क्या किया कि इनके टाइम पे 56 एलिमेंट थे, 56, और इन्होंने 56 एलिमेंट को ऐसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रखा और भार के आधार पे ही जमाया। लेकिन इनका ये कहना था कि जो तत्व हैं, पहला तत्व जो होगा इस सीरीज में, जो जैसे इन्होंने इस टेबल को बना रखा है, इस टेबल का पहला तत्व जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन 8वें तत्व से, यानी जैसे फ्लोरीन 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, तो 8वें तत्व से गुणों में क्या रखेगा, समानता रखेगा। वैसे ही लिथियम अगर पहला तत्व है तो आगे जो 8वां तत्व आएगा जैसे सोडियम, इससे समानता रखेगा। जैसे बेरियम अगर पहला तत्व है तो बेरियम से आगे 8वें क्रम में जो आएगा मैग्नीशियम, ये इससे गुणों में समानता रखेगा। इसलिए इनके सिद्धांत के नाम, इस सिद्धांत का जो नाम रखा गया वो अष्टक नियम रखा गया या अष्टक सिद्धांत रखा गया। अष्टक का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता रखेगा। इन्होंने इसको समझाने के लिए या इस सिद्धांत को समझने के लिए हम संगीत के स्वर यानी सारे गामा पद निशा का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सारे गामा जो स्वर अपन यूज करते हैं उसमें पहला जो स्वर है वो सा है और 8वां स्वर भी वापिस सा होता है। तो सा से सा मिलना मतलब पहला तत्व 8वें तत्व से क्या रखेगा, गुणों में समानता। सिद्धांत अच्छा लगा, लेकिन इस सिद्धांत में भी क्या थी, कमी थी। और आपको पता है कि कमियां पहले हाईलाइट होती है। तो इस सिद्धांत में जो कमी थी वो ये थी कि इन्होंने ये जो सेटअप बनाया ये केवल हल्के एलिमेंट्स यानी हल्के तत्वों तक ही लागू हुआ, यानी स्टार्टिंग के 20 तत्वों तक ही लागू हुआ, इसके बाद ये लागू नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी कमी होगी, क्योंकि उस समय भी तत्व 20 से ज़्यादा ही थे और उसके बाद भी और आए थे, जबकि इन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी कि है जो तत्व यही हैं और आने वाले नहीं है। तो इनकी ये भविष्यवाणी इनके लिए भारी पड़ी, क्योंकि जैसे न्यू तत्व आया तो इनकी वो बात असत्य हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है वो क्या है। पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता रखता है, ठीक है, हल्के तत्वों पर ही लागू हुआ। और कहीं कहीं पे इन्होंने देखो 2 तत्वों को एक साथ भी रख दिया है। ये इसकी कमियां रह गई हैं कि 2 तत्वों को एक साथ रखना, कभी कभी जिनके गुण नहीं मिल रहे हैं उनको उनका एक साथ आ जाना, ये इनकी मुख्य कमियां थी। और सबसे बड़ी कमी, इनका सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हुआ। इसके बाद चलते हैं जो आवर्त सारणी के जनक हैं, सबसे बेस्ट थ्योरी जिनकी है या जिन्होंने आवर्त सारणी को आधार दिया है वो है मेंडलीव। मेंडलीव ने थोड़ा वैज्ञानिक तौर से इनका अध्ययन किया। क्या किया इन्होंने, इनके टाइम पर 63 एलिमेंट थे, इन्होंने 63 कार्ड बनाए, हर कार्ड पे एक एक का सिंबल बना दिया। जैसे हाइड्रोजन है, इसकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी जो भी है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास, इसके रिएक्टिविटी, कुछ एलिमेंट से रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सारी चीज़ें इन्होंने इस पर मेंशन कर दी। ऐसे इन्होंने 63 जितने एलिमेंट थे सबके कार्ड बनाए, जिस जिस कार्ड की प्रॉपर्टी सेम थी उन कार्ड को एक साथ कर लिया। मतलब इन्होंने थोड़ा सिस्टमेटिकली यूज किया इस चीज़ को, और जब एक साथ कर लिया फिर उनको इन्होंने एक टेबल के रूप में सेटअप बनाया और वो टेबल बनी मेंडलीव की आवर्त सारणी। इनका सिद्धांत क्या था मेंडलीव की आवर्त सारणी का, तो आप जानिए। इनका सिद्धांत भी परमाणु भार को लेकर ही है। इनका कहना है कि तत्व के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन ये का मतलब ये होता है कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो एक टाइम के बाद उनके गुणों में समानता आती जाएगी। आवर्तीता मतलब समानता आती जाएगी, ये इनका कहना था। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने नंबर के बाद आएगी। जैसे न्यूलैंड्स ने 8 नंबर बोला था, 8वां तत्व। इन्होंने ये गलती नहीं की, इन्होंने 10वां 12वां ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ ये कहना था कि आगे गुणों में आवर्तीता गुण जो होंगे वो रिपीट होंगे। इनकी टेबल आपके सामने है। इन्होंने इनके टेबल के अंदर ग्रुप अगर आप देखते हो तो 8 हैं, 8 ग्रुप, लेकिन आप अभी 18 है।
तो अपने दिमाग में आ रहा है इतने कम कैसे थे, इतने कम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप जो है उसके अंदर वापस ए और बी है। तो इसका मतलब आप देखते हो कि 7 के अंदर अगर ए बी है तो 7 के अंदर ए बी होने से 14 तो ग्रुप ये हो गए, प्लस 8वां जो ग्रुप आपको दिख रहा होगा इसमें 3 सेक्शन कर रखे हैं ए बी सी, तो टोटल कितने हो गए 17। तो 17 तो उसी समय हो गए। अब बचा केवल एक आपको बताया 18वां जो आया है वो होता है उत्कर्ष गैसों का समूह, और ये इनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि जो 8वां ग्रुप आया किनके टाइम पे, मोजले के टाइम पे, तो वो तो डायरेक्ट ही आके इस आवर्त सारणी में सेट हो गया है। मतलब नया ग्रुप जो आ रहा है वो पुराने आवर्त सारणी को डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये आप सोच सकते हो कि इन्होंने कितने अच्छी तरह से आवर्त सारणी का निर्माण किया था कि आने वाले तत्व भी उसमें ऑटोमेटिकली सेट होते गए। तो इनकी उपलब्धियां क्या है वो सब अपन देखते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको अच्छे से जानना है। पहले आप इस टेबल को देख लीजिए, इन्होंने समान गुण वाले जो तत्व थे उनको एक ही वर्ग में रखा है, और असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां अपन देख लेते हैं। इनका सिद्धांत था कि परमाणु हल्के तत्व पहले और भारी तत्व बाद में, लेकिन आपको यहाँ गड़बड़ लग रही होगी। आप देख सकते हो कोबाल्ट और निकल को लेकर, कोबाल्ट में देखो 58.93 है, जबकि निकल में 58.71 है। तो इसका मतलब ये है कि पहले कौन आना चाहिए, अगर हल्के भारी के सिद्धांत पे चलो तो पहले निकल आना चाहिए फिर कोबाल्ट आना चाहिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन था कि आपने अपने ही नियम के अपोजिट आपने इन दोनों को सेट सही क्यों नहीं किया। तो इन चीज़ों को अपन आगे जानते हैं। मेंडलीव की देखो उपलब्धियों के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनकी कमियों के बारे में भी क्वेश्चन आता है, और फिर एक क्वेश्चन आता है कि दोनों का तुलना कीजिए कि आधुनिक अवसानी में मेंडलीव की अवसानी में क्या अंतर है। तो अपन तीनों ही चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले आप उपलब्धि को देखिए। उपलब्धि में ये दे रखा है कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया, ये अपन जानते ही हैं। और इसके बाद इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को साथ रखने के लिए थोड़े से अधिक साथ रखा है इन्होंने, लेकिन जब इनको लगा कि भी द्रव्यमान में ज़्यादा अंतर आ रहा है तो इन्होंने बीच में खाली जगह छोड़ दी। ये इनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया, इन्होंने भविष्यवाणी नहीं की कि आगे कोई नया तत्व नहीं आएगा। इनको मालूम था कि अगर परमाणु भार में एकदम से अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो 100% आगे और भी तत्व आएंगे, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने जहाँ जहाँ खाली स्थान छोड़ा वहाँ देखो इनके वहाँ पर स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम आदि तत्व आए बाद में, और ये इनके साहस का परिचय हुआ। फिर आप आगे देखते हो कि 18 वर्ग जो गैसों का अक्रिय गैसों का समूह है, जब ये खोजा गया तो इन्होंने पहले की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ा और डायरेक्ट मेंडलीव की अवसानी में अंतिम रूप से पीछे जुड़ गए। ये भी इनकी अवसानी की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सबसे पहले वर्ग बनाने का काम, वर्ग आवर्त वाली बात भी मेंडलीव ने ही बोली। इसके बाद हम इनके दोष के ऊपर आ जाते हैं। दोष में क्या था, केवल 4-5 दोष हैं। पहला है धातु अधातु को इन्होंने अलग नहीं किया था आवर्त सारणी में। दूसरी चीज, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कभी कभी असमान तत्वों को भी एक साथ कर दिया गया था, और समान तत्वों को अलग अलग भी कहीं कहीं पर देखो कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से इन्होंने तत्वों को आगे पीछे कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। फिर इसके बाद देखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आपको पता होगा ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी स्थान उनका समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन P+N का मतलब होता है कि एटॉमिक मास, परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनका नाम होता है H11, H12 और H13। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो लेकिन ये इसका मतलब ये हाइड्रोजन के 3 हैं, तो ऐसे कार्बन के भी 2-3 होते हैं, नाइट्रोजन के 2 होते हैं, तो ऐसे अलग अलग तत्वों के बहुत सारे समस्थानिक होंगे। फिर ऑब्जेक्शन ये उठा कि समस्थानिकों को कहाँ रखा जाएगा आवर्त सारणी में, तो इसका जवाब मेंडलीव के पास नहीं था। फिर अगली जो कमी है वो ये था कि इन्होंने स्थान तो छोड़ा, लेकिन ये पता नहीं था कि कितना स्थान छोड़ना है। मतलब ये फिक्स नहीं था कि एक तत्व की जगह छोड़नी, 2 की जोड़नी या दो से ज़्यादा की छोड़नी है। एक कमी सबसे बड़ी जो अभी तक कमी ही बनी हुई है वो है हाइड्रोजन के स्थान को लेकर, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो दो वर्गों से, वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर फर्स्ट जैसे सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम वगैरह हैं, इनसे समांतर रखना, और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
वर्ग नंबर 17। दिक्कत क्या हुई, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है वैसे इनके भी होता है, सोडियम और पोटेशियम के। हाइड्रोजन जो है जैसे जैसे सोडियम पोटेशियम NaCl NaOH वगैरह बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी HOH और HCl वगैरह बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिल रही थी, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी 17वें वर्ग से भी मिल रही है। 17वें वर्ग के जो भी तत्व है जिन्हें हम हेलोजन परिवार कहते हैं, उन सब में एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो हाइड्रोजन में भी स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा, ये सारे F2 Cl2 Br2 नाम की गैस बनाते हैं, या परमाणुविक अणु बनाते हैं, 2 परमाणु वाला अणु। जैसे हाइड्रोजन भी H2 बनाता है। ये सारे नॉन मेटल यानी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। तो ये दिक्कत हो गई कि बेचारा इधर जाए या इधर जाए, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन बना हुआ है हाइड्रोजन के स्थान को लेकर। ये एक बहुत बड़ी कमी थी मेंडलीव के आवर्सानी की। तो कमियां आपको समझ में आ गई होगी। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए आगे हेनरी मोजले, और स्मार्ट साइंटिस्ट हुए हैं ये। इन्होंने सिर्फ एक ही दाव ऐसा खेला है जिससे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। वो दाव क्या था कि अभी तक की जो आवर्त सारणी थी वो P+N पे चल रही थी, यानी परमाणु भार पे चल रही थी। इन्होंने आके N को हटा दिया, यानी इनका सिद्धांत सिर्फ किस पे ले लिया, इन्होंने P पे ले लिया। P मतलब प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो ये था कि तत्व के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होने का मतलब ये है कि अगर आप तत्वों को प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ऐसे जमाते जाओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे, आरोही क्रम में अगर आप जमाओगे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, तो एक निश्चित समय के बाद उनमें गुणों में क्या आती जाएगी, समानता आती जाएगी। इसे ये सिद्धांत हेनरी मोजले का है। ये जो टेबल आपको सामने दिख रही है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो इन्होंने मेटल नॉन मेटल को भी अलग कर दिया। ये धातु देखो, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन दे रखी है। इससे पहले के सारे धातु हैं जो 91 होते हैं, और इससे के बाद जो 22 एलिमेंट जो हैं अधातु हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे जो 5-6 एलिमेंट आ रहे हैं ये उप धातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये भी इन्होंने ही किया है। इन्होंने ये देखो एफ ब्लॉक, इन्होंने ASPDF ब्लॉक बनाए हैं। ये अलग से जो एफ ब्लॉक जो बना रखा है ये भी इन्हीं की देन है। इन्होंने सबसे पहले तो मेंडलीव की कमियों को कैसे दूर किया, तो अपन देखते हैं। इनका सिद्धांत आपके यहाँ दिख ही रहा है। इन्होंने क्या किया कि निश्चित स्थान की जो बात थी, तो इनके सिद्धांत जो परमाणु क्रमांक पे हैं उससे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई कि अभी मान लो कि आप कोई परमाणु क्रमांक नंबर 50 का अगर कोई एलिमेंट मिला है, इसके बाद अगर आपको 55 का एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 51 भी होगा, 52 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, यानी बीच में 4 एलिमेंट आएंगे। ऐसे ही अगर मान लो आज अगर एलिमेंट नंबर 101 मिल जाता है किसी को, और फिर 105 मिल जाता है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि 102, 103, 104 ये एलिमेंट और भी आएंगे। तो एक स्थान की जो प्रॉब्लम थी, कितना स्थान छोड़ना चाहिए, वो इनके सिद्धांत से खत्म हो गई। दूसरी इनके अंदर समस्थानिकों की जो प्रॉब्लम थी, तो आपको पता है कि समस्थानिक चाहे 1 हो या 10 हो, उनके अंदर परमाणु भार अलग अलग होता है, यानी P+N अलग अलग होता है। उनका P तो एक ही होता है, तो P एक ही होता है। इसका मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 रूप है, हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ही है। तो जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, इनका भार 1, 2, 3 होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों का एक ही होने से उनको एक ही डिब्बा दिया जाएगा, यानी एक ही जगह पर स्थान दिया जाएगा। तो ये समस्थानिकों के स्थान को लेकर जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम किससे खत्म हो गई, इनके परमाणु क्रमांक वाले सिद्धांत से खत्म हो गई। फिर आगे एक कमी और थी हाइड्रोजन के स्थान को लेकर। तो हाइड्रोजन को अभी शुरुआती स्थान यानी प्रोटॉन का जो क्रमांक है वो 1 होने से स्टार्टिंग में रख दिया गया, यानी सबसे पहले रख दिया गया है। और क्या कमी थी कि धातु अधातु की कमी खत्म हो चुकी है, समस्थानिकों की कमी खत्म हो गई। और इसका मतलब यह है कि हेनरी मोजले के जो सिद्धांत के अंदर जो चेंजेस किया गया, क्या किया गया, परमाणु भार की जगह परमाणु संख्या कर दिया गया। इस चेंज की वजह से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आज हमें आधुनिक आवर्सानी मिल गई। अब अपन एक लास्ट काम करते हैं कि आवर्सानी की दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। मेंडलीव के आवर्सानी में क्या था और आधुनिक आवर्सानी में क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें आप देख सकते हो कि मेंडलीव की आवर्सानी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी, इनका परमाणु क्रमांक के ऊपर। उसमें 18 समूह में वर्गीकृत किया गया था।
उसमें 18 नहीं 8 समूह में था वर्गीकृत, इसमें 18 समूह में वर्गीकृत किया गया है, यहाँ 8 है। इसके बाद इनका जो सिद्धांत है वो परमाणु द्रव्यमान पर उनके तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते थे। इनके अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। यानी उनका सिद्धांत भले परमाणु द्रव्यमान पे था, लेकिन रासायनिक गुण जो थे वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करते थे। जबकि इनके सिद्धांत में एक लॉजिक ये है कि वो तत्व कितने वैलेंसी रखेगा, कितनी संयोजकता रखेगा, किससे क्रिया करेगा, किस तरह के यौगिक बनाएगा, वो सारा लॉजिक परमाणु संख्या के अंदर छिपा हुआ था। यानी परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर छिपा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी अपन बात करने वाले हैं। अक्रिय गैसों का स्थान मेंडलीव के टाइम पे नहीं था, क्योंकि अक्रिय गैस समूह जो है 18वां वर्ग उस समय डिस्कवर नहीं था, बाद में डिस्कवर हुआ। तो उसका स्थान हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में सबसे एंड में दे दिया था। तो ये कंपेयर है। इसके बाद अपन देखते हैं परमाणु आकार त्रिज्या के टॉपिक को। इसका एक अलग से परमाणु आवर्तिता नाम का जो पॉइंट है, आवर्तिता मतलब होता है कुछ गुण होते हैं जो आवर्त सारणी में एक निश्चित क्रम में बढ़ते हैं और घटते हैं। आवर्त सारणी में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आवर्त सारणी जो है इसके अंदर ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है यानी खड़े जो कॉलम है इसे हम वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, जो कि 18 है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 18 है, जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आड़ी लाइनें हैं यानी 37 लाइनें हैं इस प्रकार से, वो टोटल 7 है। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 8 और 9 नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो आ रही लेंथेनाइट ये 6 के अंदर, यहाँ इसकी पोजीशन है 14 एलिमेंट की, और ये एक्टिनाइट है इसकी पोजीशन 7 के अंदर है। तो नंबर ऑफ पीरियोडिक मतलब होता है आवर्तों की जो संख्या है वो 7 ही है। ठीक है। इसके बाद एक चीज और, वर्गों में जितने भी एलिमेंट हैं उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। फिर अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या को लेकर। किसी भी परमाणु के अंदर, जैसे ये परमाणु किसका आप चेक कीजिए कि इस पहली क्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पर रखें, चलो ये 2 लिख दिए। सेकंड क्लास के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड क्लास के अंदर 1 है। टोटल कीजिएगा, टोटल करोगे आपको 11 मिल रहा है, यानी ये 11 नंबर वाला एलिमेंट यानी सोडियम है। तो ये जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है 10th लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे 282 जो है वो एलिमेंट आप आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन है, तो आपको टोटल कर लेना है, वो परमाणु क्रमांक पे जो होगा वही एलिमेंट होगा। जैसे 282 12 हो रहे हैं तो मैग्नीशियम होगा, 283 13 हो रहे हैं तो एल्यूमिनियम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं और पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 आ रहा है, अब आपको पता चल गया कक्षा 1 2 3 टोटल क्लासें कितनी होगी? 3 हो गई है। तो जो सबसे बीच में जो होगा नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी होती है उसे आप त्रिज्या भी मान सकते हो, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु आकार। इलेक्ट्रॉनों के देने लेने पे ये आकार कम या ज़्यादा होता है। जब धन आयन बनता है तो कम, और जब ऋण आयन बनता है तो ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, जैसे जैसे आवर्त सारणी की अगर बात करोगे आप, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आओगे तो कक्षाएं बढ़ने की वजह से इसमें एक एक कक्षा होती है पहली लाइन में, सेकंड आवर्त में 2 2 कक्षा, तीसरी में 3 3 कक्षा। तो ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ता जाएगा। और पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी एक आवर्त में एक बाईं ओर से दाईं ओर जाते हो और आकार घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए अलग से भी वीडियो डाल रखा है ग्रुप इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक कैटेगरी में आपको जरूर बता देता हूँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम है, या फिर मान लो जैसे एलिमेंट मैंने ले लिया सोडियम ही ले लिया, तो सोडियम जैसे ये 11 लिख रखा है, यहाँ 23 लिख रखा है, तो इसके सिंबल को थोड़ा आइडेंटिफाई कर देना आप। सिंबल में जो नीचे का डिजिट होता है ये वाला, इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर का जो डिजिट होता है उसे हम कहते हैं P+N, यानी परमाणु भार। तो एग्जाम में अगर ऐसा सिंबल आकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटॉन की संख्या जो नीचे है 11 वही रहेगी। इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम ही होते हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम ही होता है, तो 11 11 ही रहेंगे दोनों। न्यूट्रॉन जो है ना वो आप ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा के निकाल सकते हैं। जैसे 23 में से 11 निकालोगे तो 12 जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपके पीछे दे भी रखा है। और जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिया हुआ हो 2 7 या 2 8 9, जैसे 2 7 दिया है तो आपको टोटल कर लेना 9 हो रहा है, 9 नंबर वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई कर देना है। 2 8 2 दे रखा है तो नंबर टोटल 12 हो रहे हैं, 12 नंबर पे जो आता है यानी मैग्नीशियम हो जाएगा। ये आपको ध्यान
रखना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको बायो के वीडियो मिलने वाले हैं। आप रिवीजन पे बने रहें। थैंक यू।